इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं। हमारे पास जो नोट्स हैं वो हमें उस दौर में ले जाते हैं जब यूरोपीय कंपनियां भारत आईं और कैसे उनमें से एक ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे एक व्यापारिक कंपनी से शासक बन गए। बिल्कुल। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ 1857 की बड़ी लड़ाई से ठीक पहले तक। और ये कहानी सिर्फ तारीखों और लड़ाइयों की नहीं है। सही बात है। ये समझने की है कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत ने पूरे भारत का भविष्य ही बदल दिया। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से बड़े खिलाड़ी थे, उनकी आपस में टक्कर क्यों हुई, और फिर कैसे अंग्रेजों ने बंगाल से शुरुआत करके मैसूर, मराठों और बाकी सबको अपने रास्ते से हटाया। हाँ। और ये भी देखेंगे कि क्या भारतीय चुपचाप ये सब देखते रहे या इसका कोई विरोध भी हो रहा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। जी। सबसे पहला और सीधा सवाल, ये यूरोपीय भारत आए ही क्यों? क्या ऐसा खास था यहाँ? एक शब्द में कहूँ तो मसाले। मसाले? हाँ, मसाले। आज हमें ये सुनकर शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन 15वीं सदी में यूरोप में मसालों की कीमत सोने चांदी जैसी थी। काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाते थे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दवाइयों के लिए और मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत जरूरी थे। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। सिर्फ मसालों के लिए कोई देश अपनी पूरी ताकत और पैसा लगाकर समंदर में अनजान रास्ते खोजने निकल पड़ेगा। हाँ, क्योंकि इन पर इटली के वेनिस और जेनोवा जैसे शहरों का कब्जा था। अच्छा। वो जमीनी रास्तों से मसाले लाते थे और मतलब मुंह मांगी कीमत वसूलते थे। तो स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों ने सोचा कि क्यों ना हम खुद समंदर के रास्ते सीधे भारत पहुंच जाएं। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान था। बिल्कुल। और इसी बिजनेस प्लान के चक्कर में 1492 में कोलंबस भारत खोजने निकले और अमेरिका पहुंच गए। और फिर 6 साल बाद 1498 में वास्को डे गामा अफ्रीका का चक्कर काटकर भारत के कालीकट पहुंच ही गए। हाँ, केप ऑफ गुड होप के रास्ते से। ये 2 तारीखें वाकई दुनिया बदलने वाली थी और भारत के लिए ये पुर्तगालियों के आने की शुरुआत थी। वास्को डी गामा जब कालीकट पहुंचे तो वहां के शासक जामोरिन में उनका स्वागत किया, लेकिन पुर्तगालियों का इरादा सिर्फ व्यापार नहीं था। अच्छा। उनके पहले गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा की एक ब्लू वाटर पॉलिसी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था जमीन पर किलों से ज्यादा समंदर पर कब्जा करो। अच्छा, समुद्र पर नियंत्रण। हाँ, जो हिंद महासागर को कंट्रोल करेगा वही व्यापार को कंट्रोल करेगा। लेकिन उनके बाद जो गवर्नर आए, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, उन्हें पुर्तगाली शक्ति का असली संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही गोवा पर कब्जा किया था, है ना? बिल्कुल। 1510 में बीजापुर से गोवा छीन लिया और गोवा अगले 450 सालों तक पुर्तगालियों का गढ़ बना रहा। तो पुर्तगालियों ने शुरुआत की, लेकिन उनके अलावा डच भी तो थे। हाँ, नीदरलैंड्स के डच भी आए। उन्होंने 1605 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। वो इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में बहुत कामयाब रहे, लेकिन भारत में अंग्रेजों से उनकी टक्कर हुई और वो हार गए। हाँ, 1759 में बेदारा की लड़ाई में अंग्रेज जीते और भारत में डच शक्ति लगभग खत्म हो गई। तो एक तरफ पुर्तगाली और डच अपनी पकड़ बना ही रहे थे कि 2 और बड़े खिलाड़ी इस खेल में कूद पड़े, अंग्रेज और फ्रांसीसी। हाँ, और यहाँ से मुकाबला मतलब एक तरह से राष्ट्रीय बन गया। बिल्कुल। साल 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने का चार्टर दिया और 1613 में उन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली। हाँ, मुगल बादशाह जहांगीर की इजाजत से। फ्रांसीसी भी कुछ साल बाद 1668 में सूरत पहुंच गए। अब एक ही म्यान में 2 तलवारें थी। और जब 2 बड़ी ताकतें एक ही बाजार पर कब्जा करना चाहें तो लड़ाई तो होनी ही थी। हाँ। जिसका नतीजा थे कर्नाटक युद्ध। सही कहा। ये युद्ध कहने को तो भारतीय नवाबों के झगड़ों में मदद के बहाने लड़े गए, पर असल में ये भारत की जमीन पर इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई थी। कितने युद्ध हुए थे? 3। हाँ, 3 युद्ध हुए और आखिर में 1760 की वांडी वॉश की लड़ाई ने फैसला कर दिया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया और भारत में उनकी ताकत सिर्फ पौंडीचेरी तक सिमट कर रह गई। तो अब मैदान में अंग्रेज अकेले थे। और जैसे ही यूरोपीय दुश्मन रास्ते से हटे, कंपनी ने अपना ध्यान भारतीय राज्यों पर लगाया और शुरुआत हुई भारत के सबसे अमीर सूबे बंगाल से। यहाँ से कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। बिल्कुल फिल्मी। हाँ, 1756 में बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मौत के बाद उनके नाती सिराजुद्दौला नवाब बने। नौजवान थे, है ना? हाँ, नौजवान थे,
गर्म खून वाले, और उन्हें कलकत्ता में अंग्रेजों की बढ़ती दादागिरी पसंद नहीं आ रही थी। जब अंग्रेजों ने बिना इजाजत किलेबंदी शुरू की तो सिराज ने हमला करके फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। और इसी के बाद ब्लैक होल ट्रेजेडी की कहानी सामने आती है। लेकिन 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई, उसे युद्ध कहना सही होगा क्या? नहीं, वो एक युद्ध से ज्यादा एक बड़ी साजिश थी। एक धोखा? बिल्कुल। रॉबर्ट क्लाइव की स्ट्रैटेजी एक तरह का फरेब का त्रिकोण था। एक कोने पर वो खुद थे और दूसरे कोनों पर उन्होंने नवाब के ही सबसे भरोसेमंद लोगों को खड़ा कर दिया था। जैसे? सेनापति मीर जाफर, बैंकर जगत सेठ और अमीर राय दुर्लभ। मतलब नवाब की अपनी टीम ही बिक चुकी थी? हाँ, युद्ध के मैदान में नवाब की सेना का एक बड़ा हिस्सा लड़ा ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि क्लाइव आसानी से जीत गए, सिराजुद्दौला मारे गए और इनाम के तौर पर मीर जाफर को बंगाल का कठपुतली नवाब बना दिया गया। एक मिनट, सब कहते हैं कि प्लासी एक धोखा था और 1764 की बक्सर की लड़ाई असली लड़ाई थी। लेकिन क्या प्लासी की राजनीतिक जीत के बिना अंग्रेज बक्सर तक पहुंच भी पाते? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, प्लासी ने दरवाजा खोला था, लेकिन बक्सर ने उस दरवाजे पर कब्जा कर लिया। अच्छा। प्लासी एक राजनीतिक जीत थी जिसने कंपनी को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया, लेकिन बक्सर एक शुद्ध सैन्य जीत थी। क्योंकि इस बार सामने एक मजबूत गठबंधन था। हाँ, इस बार अंग्रेजों के सामने सिर्फ बंगाल का नवाब नहीं था, बल्कि अवध के नवाब शुजाउद्दौला और खुद मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली सेना थी। फिर भी वो हार गए? हाँ, क्योंकि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना बेहतर प्रशिक्षित और अनुशासित थी। बक्सर की जीत ये दिखाती है कि अब मामला सिर्फ क्लाइव जैसे चालाक डिप्लोमेट्स का नहीं, बल्कि कंपनी की बेहतर फौज का था। और इस जीत के बाद हुई 1765 की इलाहाबाद की संधि, जिसने भारत का इतिहास बदल दिया। इस संधि से कंपनी को दीवानी अधिकार मिले। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? सोचिए, दीवानी अधिकार मिलने का मतलब था कि कंपनी अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बन गई थी। मतलब सारा पैसा, सारा टैक्स। हाँ, सारा मुनाफा उनकी तिजोरी में, लेकिन कानून व्यवस्था और प्रशासन की सिरदर्दी नवाब की। ये तो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात हो गई। बिल्कुल, बिना जिम्मेदारी की ताकत का सबसे बड़ा उदाहरण। और यहीं से बंगाल की वो मशहूर लूट शुरू हुई। और इस दोहरी सरकार ने बंगाल को निचोड़ कर रख दिया होगा। बिल्कुल, और इसका असर तुरंत दिखने लगा। बंगाल का मशहूर सन्यासी विद्रोह, जिसका जिक्र बंकिम चंद्र के आनंद मठ में भी है, इसी दौर में हुआ। ये सिर्फ साधुओं का विद्रोह नहीं था, है ना? नहीं, ये उन किसानों, जमींदारों और बेदखल सैनिकों का गुस्सा था जिनकी दुनिया इस नई व्यवस्था ने उजाड़ दी थी। तो बंगाल पर कब्जे के बाद कंपनी ने दक्षिण की तरफ देखा और वहाँ उनका सामना हुआ मैसूर से, हैदर अली और टीपू सुल्तान से। मैसूर उस दौर में एक बहुत ही आधुनिक और शक्तिशाली राज्य था। हैदर अली और खासकर उनके बेटे टीपू सुल्तान समझते थे कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए सिर्फ बहादुरी नहीं, उनकी जैसी टेक्नोलॉजी और एक संगठित सेना चाहिए। और उन्होंने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। 4 युद्ध हुए। हाँ, लेकिन अंत में 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए मारे गए। और टीपू की हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी। सही कहा, वो शायद उस दौर के अकेले भारतीय शासक थे जिनके पास भविष्य का एक विजन था। उनके हारने से वो सोच भी हार गई। और मैसूर पर कब्जे के लिए अंग्रेजों ने एक नया हथियार इस्तेमाल किया, सहायक संधि। हाँ, सब्सिडियरी अलायंस, जो गोली बारूद से भी ज्यादा खतरनाक था। ये क्या था? सुनने में तो सहायक यानी मदद करने वाली संधि लगती है। यही तो इसका कमाल था। लॉर्ड वेलेस्ली ने इसे संस्थागत रूप दिया। ये एक तरह का सोने का पिंजरा था। सोने का पिंजरा? भारतीय राजाओं से कहा जाता था कि आप अपनी सेना भंग कर दीजिए, हम अपनी सेना आपकी रक्षा के लिए रखेंगे, बस आपको उसका खर्चा उठाना है। और एक अंग्रेज अफसर को अपने दरबार में रखना है। बिल्कुल, बदले में हम आपको हर खतरे से बचाएंगे। मतलब राजा को सारे ऐशो आराम मिलेंगे, बस आजादी नहीं। वो अपनी विदेश नीति खो देते थे, अपने पड़ोसियों से बात नहीं कर सकते थे और पूरी तरह कंपनी पर निर्भर हो जाते थे। ये तो बिना लड़े ही गुलामी थी। हाँ, और मैसूर के बाद नंबर आया मराठों का। मराठे तो उस समय दिल्ली तक असर रखते थे, एक बहुत बड़ी ताकत थे। उन्हें हराना तो लगभग नामुमकिन लगना चाहिए था। इसका जवाब एक शब्द में है, फूट। अच्छा, आपस की लड़ाई। हाँ, मराठा साम्राज्य एक महासंघ था जिसमें पेशवा, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोंसले सब थे, लेकिन उनमें आपस में ही इतनी लड़ाई थी कि अंग्रेजों ने एक एक करके सबको हराया। दूसरे युद्ध में तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने खुद अंग्रेजों से बैसिन की संधि करके सहायक संधि स्वीकार कर ली, अपनी ही गद्दी बचाने के लिए। हाँ,
और ये मराठा सरदारों के लिए एक बहुत बड़ा अपमान था। उन्होंने लड़ाई की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और तीसरे युद्ध के बाद मराठा शक्ति खत्म हो गई, पूरी तरह खत्म। पेशवा को पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया। तो बंगाल, मैसूर और मराठे तीनों बड़ी ताकतें खत्म। इसके बाद तो उत्तर पश्चिम में पंजाब और सिंध ही बचे थे। हाँ, सिंध पर तो 1843 में बिना किसी खास कारण के सिर्फ साम्राज्य बढ़ाने के लिए कब्जा कर दिया गया। और पंजाब? पंजाब में जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, अंग्रेजों की सतलुज नदी पार करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन 1839 में उनकी मौत के बाद पंजाब में भी अराजकता फैल गई। और कंपनी ने मौके का फायदा उठाया। हमेशा की तरह 2 आंग्ल सिख युद्ध हुए। सिख बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन अपनी ही लीडरशिप के धोखे का शिकार हुए। और 1849 में पंजाब को भी ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। हाँ, लॉर्ड डलहौजी ने। और इसके साथ ही भारत को जीतने का काम लगभग पूरा हो गया था। ये तो हुई विजय की कहानी। लेकिन जैसा हमने सन्यासी विद्रोह के बारे में बात की, क्या विरोध सिर्फ बंगाल में हो रहा था? नहीं, विरोध हर जगह हो रहा था। 1857 से पहले के 100 सालों में कोई ऐसा दशक नहीं था जब देश के किसी न किसी कोने में कोई बड़ा विद्रोह न हुआ हो। नागरिक विद्रोह भी थे। हाँ, नागरिक विद्रोह थे, जैसे उड़ीसा का पाइका विद्रोह या पंजाब का कूका आंदोलन। लेकिन सबसे ज्यादा जबरदस्त विद्रोह आदिवासियों ने किए। क्यों? आदिवासियों पर इसका क्या असर पड़ रहा था? ब्रिटिश नीतियों ने उनकी पूरी दुनिया ही उलट पुलट दी थी। आदिवासी समुदाय अपने जल, जंगल, जमीन से जुड़े होते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। नए कानूनों ने बाहरी लोगों, साहूकारों और ठेकेदारों को उनके इलाकों में घुसपैठ की इजाजत दे दी। उनकी जमीनें छीनी जाने लगी। तो जब उनके अस्तित्व पर ही हमला हुआ तो उन्होंने हथियार उठा लिए। हाँ, जैसे छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह, हो और मुंडा विद्रोह, जिनके महान नेता बिरसा मुंडा थे। और 1855-56 में हुआ संथाल विद्रोह, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में। हाँ, वो इतना बड़ा विद्रोह था कि उन्होंने अपने इलाके में कंपनी राज के खत्म होने का ऐलान ही कर दिया था। और किसानों का क्या? वो भी तो विद्रोह कर रहे थे। बिल्कुल, लगातार कर रहे थे। जैसे बंगाल का नील विद्रोह। अंग्रेज बागान मालिक किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, जो जमीन को बंजर बना देती थी। हाँ, तो 1859 में किसानों ने मिलकर कह दिया, हम नील नहीं उगाएंगे चाहे जान चली जाए। इस विद्रोह की गूंज दीन बंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में भी सुनाई देती है। हाँ, जिसने पूरे भारत का ध्यान इस शोषण की ओर खींचा। तो ये सब देखने के बाद हमारे पास जो एक रैपिड रिवीजन शीट है, वो पूरी कहानी को एक नजर में समेट देती है। हाँ, एक तरफ बेदारा, वांडीवॉश, प्लासी और बक्सर जैसी निर्णायक लड़ाइयां, और दूसरी तरफ इलाहाबाद, सालबाई और बेसिन जैसी संधियां, जिन्होंने भारत की किस्मत तय की। बिल्कुल, ये लड़ाइयां और संधियां उस पूरी प्रक्रिया के मील के पत्थर हैं जिससे गुजरकर ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी से भारत की मालिक बन बैठी। तो आज हमने देखा कि कैसे मसालों की खोज में आई एक कंपनी ने पहले अपने यूरोपीय दुश्मनों को हराया, फिर प्लासी में धोखे से और बक्सर में ताकत से बंगाल पर कब्जा किया, और फिर सहायक संधि जैसे चतुर तरीकों से मैसूर और मराठों जैसी बड़ी शक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये एक तरफा कहानी नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे वो सन्यासी हों, संथाल आदिवासी हों या नील उगाने वाले किसान, भारत की जनता ने इस नई हुकूमत को कभी चुपचाप स्वीकार नहीं किया। प्रतिरोध की चिंगारी हमेशा सुलगती रही। हाँ, जो बाद में 1857 में एक बड़ी आग बनी। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, ये जो इतने सारे विद्रोह हुए, नागरिक, आदिवासी, किसान, ये सब अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर हुए, क्या ये सिर्फ अपनी स्थानीय समस्याओं के खिलाफ एक गुस्सा था, या इनमें एक बड़े राष्ट्रव्यापी बदलाव की चाहत की शुरुआती झलकियां थीं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। शायद उस समय राष्ट्र की वो कल्पना नहीं थी जो आज है। लोग अपने राजा, अपनी जमीन, अपनी परंपरा के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन सब का दुश्मन एक ही था। और सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी तरह ये सभी विद्रोह, जो अपनी अपनी जगह बहुत शक्तिशाली थे, एक साथ एक ही मकसद के लिए संगठित हो जाते, तो क्या भारत का इतिहास कुछ और होता? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो नोट्स हैं वो आधुनिक भारत के इतिहास के 2 बहुत बड़े मोड़ पर हैं। पहला है 1857 का विद्रोह और दूसरा सामाजिक धार्मिक सुधारों का दौर। बिल्कुल,
और ये दोनों विषय मतलब भले ही अलग अलग लगे पर एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, एक ने भारत पर शासन करने का तरीका बदल दिया और दूसरे ने भारतीय समाज को अंदर से बदलने की कोशिश की। सही। 1857 की कहानी तोपों और तलवारों की है, लेकिन सुधार आंदोलनों की कहानी वो विचारों और तर्कों की है। तो हम पहले 1857 को समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं 1857 से। अक्सर इसकी शुरुआत मंगल पांडे से जोड़ी जाती है। 29 मार्च को। क्या वो सच में अकेली चिंगारी थी? वो एक बहुत अहम चिंगारी थी। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही, उन्होंने जब उस ब्रिटिश सार्जेंट पर गोली चलाई तो वो सिर्फ चर्बी वाले कारतूसों का गुस्सा नहीं था, वो महीनों से सिपाहियों के अंदर जमा हो रहे अपमान और मतलब धर्म भ्रष्ट होने के डर का एक विस्फोट था। बिल्कुल 10 मई को उन्होंने अपने अधिकारियों को मारकर जेलें तोड़ी और सीधे दिल्ली की तरफ चल दिए। हाँ। ये दिखाता है कि उनके दिमाग में एक लक्ष्य था। दिल्ली पहुंचो और मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित करो। हाँ, और सिर्फ 2 दिनों में 12 मई तक उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन ये कब्जा ज्यादा दिन चला नहीं। सितंबर 1857 तक अंग्रेजों ने वापसी कर ली। 6 दिनों की मतलब भयानक लड़ाई के बाद उन्होंने दिल्ली पर फिर से कब्जा कर लिया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। हाँ, जहाँ 1862 में उनकी मृत्यु हो गई और इसी के साथ मतलब मुगल वंश का पूरी तरह से अंत हो गया। ये विद्रोह सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं था, है ना? इस लिस्ट में तो कई नाम हैं। सही कहा। ये उत्तर भारत के कई हिस्सों में फैल गया था। दिल्ली में नेतृत्व तो कहने को बहादुर शाह का था, पर असल में जनरल बख्त खान कर रहे थे। और कानपुर में नाना साहेब और तांत्या टोपे। हाँ, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कमान संभाली थी और झांसी का नाम तो कौन नहीं जानता, रानी लक्ष्मीबाई। बिल्कुल। बिहार में कुंवर सिंह, बरेली में खान बहादुर खान, ये सब अपने अपने इलाकों में विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो इन अलग अलग केंद्रों पर विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने हर केंद्र पर एक खास ब्रिटिश अधिकारी को भेजा। जैसे दिल्ली पर फिर से कब्जा करने का काम जॉन निकलसन ने किया। अच्छा। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस थे। झांसी और ग्वालियर में विद्रोह को जनरल ह्यू रोज ने दबाया और कानपुर और बरेली दोनों जगहों पर सर कॉलिन कैम्बल ने ब्रिटिश सेना को लीड किया। इतना फैलने के बाद भी ये विद्रोह असफल क्यों हो गया? इस माइंड मैप में 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। हाँ, और ये चारों बहुत महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि ये एक सीमित विद्रोह था, मतलब पूरे भारत में नहीं फैला। खासकर दक्षिण भारत तो काफी हद तक शांत रहा। दूसरा, कोई इफेक्टिव लीडर नहीं था। स्थानीय नेता बहुत थे, पर कोई एक केंद्रीय नेतृत्व नहीं था जो सबको एक साथ निर्देश दे सके। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। बिल्कुल। तीसरा कारण, सीमित संसाधन। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों जैसी आधुनिक सेना, हथियार या कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। सही है। और चौथा, जो बहुत दिलचस्प है, वो था मिडिल क्लास की भागीदारी का न होना। उस समय का पढ़ा लिखा वर्ग और व्यापारी इस विद्रोह से दूर रहे। उन्हें लगता था कि अंग्रेजी शासन स्थिरता लाता है। हाँ, उन्हें लगता था कि विद्रोह सफल हो गया तो देश वापस अराजकता में चला जाएगा और इसीलिए 20 जून 1858 तक इस विद्रोह को पूरी तरह से कुचल दिया गया। अगर विद्रोह असफल रहा तो इसे गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसके जो परिणाम हुए वो बहुत दूरगामी थे। उन्होंने भारत का भविष्य ही बदल दिया। कैसे? सबसे बड़ा बदलाव था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत। अब भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया। मतलब अब महारानी विक्टोरिया भारत की शासक बन गईं। बिल्कुल। और गवर्नर जनरल का पद खत्म करके वायसरॉय का नया पद बनाया गया जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि होता था। और लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वाइसरॉय बने। सही। इसके अलावा अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में भी बदलाव किया, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म कर दिया गया। अच्छा। और भारतीय शासकों को बेटे गोद लेने का अधिकार वापस मिल गया। इस सब की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में की थी। चलिए अब दूसरे विषय पर आते हैं। एक तरफ ये राजनीतिक उथल पुथल थी तो दूसरी तरफ भारतीय समाज के अंदर भी एक क्रांति चल रही थी। हाँ, एक वैचारिक क्रांति। और इस क्रांति का सबसे बड़ा नाम है राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। सही। उनका मानना था कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सोच, मानवीय गरिमा और एकेश्वरवाद मतलब मोनोथिज्म जरूरी है। इसी के लिए उन्होंने आत्मीय सभा और बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना की। हाँ, और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और उनकी सबसे बड़ी जीत सती प्रथा के खिलाफ थी। बिल्कुल, सती प्रथा जिसमें विधवा को उसके पति की चिता पर जला दिया जाता था। उन्होंने इसके खिलाफ एक लंबा अभियान चलाया और सरकार पर दबाव बनाया।
और उन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा के खिलाफ कानून बना। हाँ, ये एक बहुत बड़ी जीत थी। राजा राम मोहन रॉय के बाद ब्रह्म समाज का क्या हुआ? उनके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसे आगे बढ़ाया। फिर केशव चंद्र सेन आए, जिन्होंने इसके विचारों को यूपी, बॉम्बे और पंजाब तक फैलाया। लेकिन बाद में समाज में फूट पड़ गई। हाँ, विचारों में मतभेद के कारण। और फिर आनंद मोहन बोस जैसे लोगों ने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस दौर में दो और बड़े नाम हैं, ईश्वर चंद विद्यासागर और ज्योतिबा फुले। ईश्वर चंद विद्यासागर ने महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत काम किया। उन्हीं के प्रयासों से 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ। हाँ, और दूसरी ओर महाराष्ट्र में ज्योतिबा फूले ने उच्च जाति के वर्चस्व के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। और उनकी पत्नी सावित्री फुले भारत की पहली महिला शिक्षिका बनी। बिल्कुल, ये अपने आप में एक क्रांति थी। महाराष्ट्र से और भी सुधारक थे, है ना? हाँ, कई थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, जो एक उदारवादी नेता थे और उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बाल शास्त्री जम्बेडकर ने दर्पण जैसे अखबारों के जरिए पत्रकारिता की, और गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता था। अब दो बड़े आध्यात्मिक गुरुओं की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। दोनों के रास्ते अलग लगते हैं। बिल्कुल अलग। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्र दत्त था, उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उनका दर्शन था मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। और 1893 में शिकागो धर्म संसद में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हाँ, वहीं दयानंद सरस्वती, जिनका असली नाम मूल शंकर था, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। वे मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। हाँ, और जन्म आधारित जाति व्यवस्था की जगह योग्यता आधारित चातुर्वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। क्या मुस्लिम समुदाय में भी ऐसे ही सुधार आंदोलन चल रहे थे? हाँ, सबसे प्रमुख था सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ आंदोलन, जिसका उद्देश्य मुस्लिमों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना था। बिल्कुल। उन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU बना। इसके अलावा वहाबी, फराइजी और अहमदिया जैसे अन्य आंदोलन भी थे, पर अलीगढ़ आंदोलन का प्रभाव सबसे ज्यादा था। यहाँ एक क्विक रिवीजन के लिए चीट शीट भी है। हाँ, ये एक अच्छा सारांश है। इसमें कुछ और आंदोलनों का जिक्र है, जैसे प्रार्थना समाज, जिसका उद्देश्य एकेश्वरवाद था। यंग बंगाल मूवमेंट भी था। हाँ, जिसने तर्कवादी सोच को बढ़ावा दिया। और दक्षिण भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ था। इसी तरह मंदिर प्रवेश आंदोलन भी। सही, जो निचली जातियों को मंदिरों में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए था। तो आज हमने दो बड़ी घटनाओं को समझा। एक था 1857 का राजनीतिक विद्रोह, जिसने भारत पर शासन करने का तरीका बदल दिया, और दूसरा था सामाजिक धार्मिक सुधारों का लंबा दौर, जिसने भारतीय समाज को अंदर से बदलने की कोशिश की। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है। 1857 की असफलता के बाद शायद भारतीय बुद्धिजीवियों को यह एहसास हुआ कि सिर्फ राजनीतिक आजादी काफी नहीं है। बिल्कुल, देश को मजबूत बनाने के लिए समाज के अंदर मौजूद कुरीतियों जैसे जाति प्रथा, सती प्रथा और अशिक्षा से भी लड़ना होगा। सही। इसलिए ये दोनों आंदोलन एक ही सिक्के के दो पहलू थे, जो आधुनिक भारत का निर्माण कर रहे थे। और सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। इन सभी समाज सुधारकों के विचारों में से आज के भारत में आपको कौन सा विचार सबसे ज्यादा प्रासंगिक या जरूरी लगता है? नमस्कार, आज हमारे सामने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर कुछ बहुत ही दिलचस्प रिवीजन नोट्स हैं। ये हमें 1857 से 1947 तक के एक लंबे और कह सकते हैं बहुत ही उतार चढ़ाव वाले सफर पर ले जाएंगे। हमारा मकसद इन स्लाइड्स के जरिए कहानी को समझना है, कैसे अलग अलग विचार और घटनाएं मिलकर आजादी की लड़ाई का हिस्सा बनी। तो चलिए सीधे पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। ये एक तरह से हमारे आज के सफर का नक्शा है। बिल्कुल, और इस सफर को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा, उन सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों तक जिन्होंने एक तरह से राजनीतिक जागृति की नींव रखी थी। अच्छा, तो मतलब किसी भी बड़ी राजनीतिक हलचल से पहले समाज के अंदर बदलाव की शुरुआत हो रही थी। यहाँ दो उदाहरण हैं, पारसी आंदोलन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। हाँ, ये सीधे तौर पर राजनीतिक नहीं थे, लेकिन इन्होंने आत्म सुधार और अपनी पहचान को लेकर एक नई सोच पैदा की।
पारसी आंदोलन में दादा भाई नौरोजी जैसे बड़े नेता थे और उनका एक अखबार था, रास्त गोफ्तार। रास्त गोफ्तार मतलब सच बताने वाला। जी। और वो सामाजिक सुधार की बात करता था। और थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी शुरुआत तो भारत के बाहर हुई थी, है ना? हाँ, न्यूयॉर्क में हुई थी, लेकिन इसका भारतीय मुख्यालय मद्रास के पास अडयार में बना। और जब एनी बेसेंट भारत आई और उन्होंने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU बना। तो सोचिए। हाँ, तो सोचिए शिक्षा के जरिए कितना गहरा असर पड़ा होगा। ये दिलचस्प है। तो समाज सुधार के बाद छोटे छोटे राजनीतिक संगठन बनने लगे। ये पूरे देश में एक साथ नहीं, बल्कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास जैसे इलाकों में बन रहे थे। इन्हें हम राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ें कह सकते हैं। ये संगठन क्या करते थे? वो स्थानीय मुद्दों को उठाते थे। जैसे बंगाल में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की। अच्छा। या फिर नमक कर खत्म करने जैसी मांगे रखी। ये सुनने में छोटी मांगे लगती हैं, पर ये भारतीयों के अधिकारों की पहली संगठित आवाज थी। और एक दिलचस्प बात यह है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने ही इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक की मेजबानी की थी। बिल्कुल। इससे पता चलता है कि कैसे ये क्षेत्रीय संगठन एक राष्ट्रीय मंच की तैयारी कर रहे थे। एक तरह से जमीन तैयार हो रही थी। और फिर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। लेकिन यहाँ एक पेंच है। इसके संस्थापक एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, A.O. ह्यूम। ये थोड़ा अजीब लगता है ना? हाँ, और इसी से दो बहुत दिलचस्प थ्योरी निकलती हैं। पहली है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। सेफ्टी वॉल्व जैसे प्रेशर कुकर में होता है? बिल्कुल भाई। इसके मुताबिक ह्यूम ने कांग्रेस को एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व की तरह इस्तेमाल किया, ताकि भारतीयों का जो गुस्सा है वो शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकल जाए और 1857 जैसा कोई बड़ा विद्रोह फिर से ना हो। मतलब अंग्रेजों ने अपने बचाव के लिए इसे बनवाया? इस थ्योरी के हिसाब से तो हाँ, लाला लाजपत राय जैसे नेता इसका समर्थन करते थे। और दूसरी थ्योरी? दूसरी थ्योरी है लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। इसके अनुसार भारतीय नेताओं ने ह्यूम का इस्तेमाल एक लाइटनिंग कंडक्टर की तरह किया। अच्छा, मतलब आसमानी बिजली से बचाने वाले यंत्र की तरह। जी, ताकि सरकार का सीधा कहर उन पर न गिरे और संगठन को शुरुआती दमन से बचाया जा सके। तो भारतीय नेता ह्यूम को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले इस विचार के थे। असलियत शायद इन दोनों के बीच में कहीं थी। चलिए कांग्रेस के शुरुआती दौर पर आते हैं। इसे उदारवादियों का युग कहते हैं। 1885 से 1905 तक इनका तरीका था 3 P's: प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट। यानी प्रार्थना, याचिका और विरोध। मतलब ये बहुत ही नरम तरीके से अपनी बात रखते थे। बिल्कुल। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के हित में है, बस उसमें कुछ सुधारों की जरूरत है। वो अभी सीधी चुनौती के लिए तैयार नहीं थे, कह सकते हैं। हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य था लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, एक अखिल भारतीय नेतृत्व तैयार करना और विधान परिषदों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। लेकिन 1905 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। बंगाल का विभाजन? हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। अंग्रेजों ने कहा कि ये प्रशासनिक सुविधा के लिए है, पर असली कारण तो कुछ और ही था। असली कारण था बांटो और राज करो। बंगाल उस समय राष्ट्रवाद का गढ़ बन रहा था और अंग्रेज उसे तोड़ना चाहते थे। पर इसका असर तो उल्टा हो गया। बिल्कुल उल्टा हुआ। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। लोगों ने एकता के प्रतीक के रूप में रक्षाबंधन मनाया। ये पहली बार था जब आजादी की लड़ाई कुछ नेताओं की याचिकाओं से निकलकर आम जनता तक पहुंची। और इसी बंगाल विभाजन से उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। ये क्या था? ये आत्मनिर्भरता का दौर था। विदेशी सामानों का बहिष्कार, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना। अच्छा। स्वयंसेवी समितियां बनी, कला और संस्कृति का भी इस्तेमाल हुआ, जैसे आमार सोनार बांग्ला जैसे गीत लिखे गए। लेकिन इसका एक राजनीतिक नतीजा भी निकला। हाँ, और वो अंग्रेजों के हाथ में गया। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इसने सांप्रदायिक विभाजन को और गहरा कर दिया, जो अंग्रेज चाहते ही थे। और इसी दौर में सरकार ने दमन भी तेज कर दिया होगा। बहुत ज्यादा। जैसे तिलक को उनके लेखन के लिए जेल भेज दिया गया। तो इस बढ़ती हुई उग्रता पर अंग्रेजों की क्या प्रतिक्रिया थी? यहाँ गाजर और छड़ी वाली नीति दिख रही है। एकदम सही। छड़ी थी दमन और गाजर थे 1909 के मोर्ले मिंटो सुधार। इसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई। ये तो विभाजन का बीज बोने जैसा था। बिल्कुल।
और गाजर थी कुछ छोटे मोटे सुधार, जैसे विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ा देना। और बाद में उन्होंने बंगाल का विभाजन भी रद्द कर दिया था। हाँ, 1911 में, ताकि उग्रवाद को शांत किया जा सके। लेकिन तब तक, जैसा आपने कहा, सांप्रदायिक विभाजन की नींव पड़ चुकी थी। तो एक तरफ कांग्रेस और लीग की राजनीति चल रही थी और दूसरी तरफ एक और आंदोलन था जो अंडरग्राउंड था, क्रांतिकारियों का। हाँ, ये वो लोग थे जो मानते थे कि आजादी सिर्फ याचिकाओं से नहीं बल्कि सशस्त्र संघर्ष से मिलेगी। पंजाब, बंगाल और महाराष्ट्र इसके बड़े केंद्र थे। चापेकर बंधुओं से लेके सावरकर बंधुओं तक। जी, कई समूहों ने सीधे अंग्रेजों को चुनौती दी। और ये आग सिर्फ भारत में ही नहीं थी बल्कि विदेशों में भी जल रही थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लंदन में इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था। और अमेरिका में गदर आंदोलन। हाँ, अमेरिका और कनाडा में जिसे कोमागाटा मारू जैसी घटनाओं से और बल मिला। और पेरिस में मैडम भिकाजी कामा, जिन्हें भारतीय क्रांति की मां कहा जाता है, उन्होंने पहली बार विदेश में भारत का झंडा फहराया। ये सब एक साथ हो रहा था। जी बिल्कुल। अब जल्दी से कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण सत्रों पर नजर डालते हैं जो इस आंदोलन के मील के पत्थर हैं। सबसे पहले 1907 का सूरत सत्र, ये बहुत अहम है, जहां कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बढ़ गई। कांग्रेस का विभाजन। हाँ, फिर 1916 में लखनऊ में वो फिर से एक हो गए और वहां मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी किया। जी, लखनऊ पैक्ट। और 1917 में एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। और फिर गांधी जी का आगमन होता है। हाँ, और फिर सब कुछ बदल जाता है। 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया। लेकिन 1929 का लाहौर सत्र वो ऐतिहासिक है। बहुत ज्यादा। वहाँ पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। पूरी आजादी। हाँ, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया। अच्छा, इस टाइमलाइन में कुछ और खास बातें। 1925 में सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष चुने गए। लेकिन गांधी जी के समर्थकों के विरोध के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। जी, और आखिरकार 1946 में मेरठ में आजादी से पहले का आखिरी सत्र हुआ। तो ये दशकों के इतिहास का एक बहुत ही संक्षिप्त दौरा था। हमने देखा कि कैसे आंदोलन याचिकाओं से शुरू होकर एक जन आंदोलन में बदला, कैसे इसमें विभाजन हुए और फिर एकता भी हुई। सबसे खास बात यह है कि आजादी की लड़ाई कोई एक सीधी रेखा नहीं थी। इसमें उदारवादी, उग्रवादी, गांधीवादी और क्रांतिकारी कई धाराएं एक साथ बह रही थी। रास्ते अलग थे। अक्सर इनके रास्ते अलग थे, पर मंजिल एक ही थी। ये वाकई इस पूरे संघर्ष के पैमाने और इसकी जटिलता को दिखाता है। जाते जाते सुनने वालों के लिए कोई एक विचार ये हो सकता है, हमने 1916 के लखनऊ समझौते जैसे महत्वपूर्ण फैसलों को देखा, जहां कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को एकजुट करने के लिए अलग निर्वाचक मंडल को स्वीकार कर लिया, या 1929 में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य तय किया। ये सोचने वाली बात है कि अगर 1947 से दशकों पहले लिए गए ये राजनीतिक फैसले कुछ और होते तो उपमहाद्वीप का इतिहास आज कैसा होता। राजनीतिक रणनीतियों के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, ये इस पर सोचने को मजबूर करता है। स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उस दौर की जब स्वतंत्रता संग्राम ने पूरी तरह से अपना गियर बदल दिया था, यानी 1914 से 1930 का समय। जी, ये वो दौर था जब गांधी जी भारत आए, आंदोलन सड़कों पर उतरे और क्रांतिकारियों की आवाज भी बुलंद हुई। मतलब आजादी की लड़ाई अब कुछ पढ़े लिखे लोगों तक ही सीमित नहीं रही। बिल्कुल, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने की तैयारी कर रही थी, एक मास मूवमेंट। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। पहला बड़ा मोड़ आता है 1916 में होम रूल लीग आंदोलन के साथ। ये होम रूल, इसका मतलब क्या था? क्या ये पूरी आजादी की मांग थी? नहीं, पूरी आजादी नहीं। इसकी प्रेरणा आयरलैंड के आंदोलन से मिली थी। इसका मतलब था स्वशासन। हाँ, यानी हम ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर ही रहेंगे, लेकिन अपने देश के जो आंतरिक मामले हैं वो खुद चलाएंगे, जैसे उस वक्त कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था। अच्छा, और दिलचस्प बात यह है कि भारत में एक नहीं बल्कि दो होम रूल लीग बनी। हाँ, 2 लीग, एक ही मकसद के लिए 2 संगठन। क्यों? क्योंकि दोनों के नेता अलग थे और उनके काम करने का तरीका भी मतलब थोड़ा अलग था। ओके। एक थी लोकमान्य तिलक की लीग, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे इलाकों में बहुत मजबूत थी। उनका संगठन काफी कसा हुआ था। और उनका फोकस किस पर था? उनका फोकस था स्वराज, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा। और दूसरी लीग एनी बेसेंट की थी। वो एक आयरिश महिला थी।
और भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। अच्छा। उनकी लीग का प्रभाव बाकी पूरे भारत पर था और उसकी शाखाएं भी बहुत ज्यादा थी, पर संगठन तिलक की लीग जितना मजबूत नहीं था। तो लक्ष्य एक था पर रास्ते थोड़े अलग। तिलक की बात चलिए तो उनका नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा आज भी गूंजता है। वो सिर्फ एक राजनेता तो नहीं थे ना? बिल्कुल नहीं, वो लाल बाल पाल की तिकड़ी का हिस्सा तो थे ही, लेकिन उनका असली काम लोगों को जमीनी स्तर पे जोड़ना था। कैसे? उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे त्योहारों को सार्वजनिक उत्सवों में बदल दिया। ये एक बहुत दिलचस्प स्ट्रेटेजी है, मतलब त्योहारों का इस्तेमाल राष्ट्रवाद के लिए करना। हाँ, क्योंकि इसके जरिए वो उन आम लोगों तक भी पहुंच पाए जो राजनीतिक भाषणों या लेखों से नहीं जुड़ पाते थे। सही बात है। इसके अलावा उन्होंने केसरी और मराठा जैसे अखबारों से अपनी बात रखी और जेल में रहते हुए गीता रहस्य जैसी किताब भी लिखी। वो एक संपूर्ण नेता थे, विचारक, पत्रकार और संगठनकर्ता। तो एक तरफ ये आंदोलन चल रहे थे और दूसरी तरफ अंग्रेज सरकार कुछ सुधारों का, कह सकते हैं, लॉलीपॉप भी दिखा रही थी। हाँ, इसी कड़ी में आया 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें एक शब्द बहुत चर्चा में आया, डायरकी, यानी दोहरा शासन। सुनने में ही बड़ा उलझा हुआ लगता है। और ये वाकई उलझा हुआ था। इसे आसान भाषा में समझते हैं। अंग्रेजों ने कहा ठीक है, हम आपको सरकार चलाने में हिस्सेदारी देते हैं। अच्छा। उन्होंने प्रांतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अंग्रेजों ने कहा ठीक है, आप सरकार चलाइए, लेकिन घर का बजट, तिजोरी की चाबी और सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास रहेगा। आप बस देख लीजिए कि बच्चों की पढ़ाई और घर की साफ सफाई ठीक से हो रही है या नहीं। क्या खूब कहा। बिल्कुल यही था। जो महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे वित्त, पुलिस, कानून व्यवस्था, वो उन्होंने आरक्षित या रिजर्व सूची में रखकर गवर्नर के पास रख लिए। और जो कम महत्व के थे, वो जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, वो उन्होंने हस्तांतरित या ट्रांसफर्ड सूची में डालकर भारतीय मंत्रियों को दे दिए। यानी पावर अपने पास और जिम्मेदारी हमारे नेताओं पर। बिल्कुल। ये एक तरह की प्रतिनिधि सरकार की शुरुआत तो थी, लेकिन बिना असली शक्ति के। हालांकि इसी एक्ट से 2 और जरूरी चीजें हुई। केंद्र में पहली बार 2 सदनों वाली व्यवस्था बनी। कुछ आज की लोकसभा और राज्यसभा जैसी। हाँ, कह सकते हैं। और यहीं से पब्लिक सर्विस कमीशन की भी नींव पड़ी, जो आज के यूपीएससी का शुरुआती रूप था। तो एक तरफ सरकार ये आधे अधूरे सुधार ला रही थी, जाहिर है इसका जवाब देने के लिए एक बड़े नेता की जरूरत थी। हाँ। और यहीं पर भारतीय राजनीति के मंच पर गांधी जी की असली एंट्री होती है। हाँ, वो 1915 में भारत लौटे, लेकिन उससे पहले वो 2 दशक दक्षिण अफ्रीका में बिता चुके थे, जो उनकी कर्मभूमि थी। सही। वहीं पर उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ने के अपने सबसे बड़े हथियार सत्याग्रह का आविष्कार किया और उसे आजमाया। उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस बनाई, इंडियन ओपिनियन अखबार निकाला और फीनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म जैसे आश्रम स्थापित किए। तो दक्षिण अफ्रीका एक तरह से उनकी प्रयोगशाला थी। बिल्कुल। जब वो भारत आए तो वो एक तैयार नेता थे। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर उन्होंने तुरंत कोई बड़ा आंदोलन शुरू नहीं किया। पहले 1 साल उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया, देश की नब्ज को समझा। और फिर उन्होंने अपने सत्याग्रह का परीक्षण भारत में शुरू किया, जिसे हम CAK यानी चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ 3 अलग अलग आंदोलन नहीं थे, है ना? नहीं, ये गांधी जी की सोची समझी रणनीति थी। ये एक तरह का पायलट प्रोजेक्ट था। पायलट प्रोजेक्ट। हाँ, देशव्यापी लॉन्च से पहले गांधी जी अपने सत्याग्रह के प्रोडक्ट को अलग अलग मार्केट में टेस्ट कर रहे थे। अलग अलग मार्केट मतलब? देखिए, 1917 में चंपारण, बिहार में उन्होंने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्हें जबरदस्ती नील की खेती करनी पड़ती थी। वो 3 कठिया प्रणाली। हाँ, ये उनका पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। फिर 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों के हक के लिए भूख हड़ताल की, जो एक शहरी औद्योगिक मुद्दा था। और खेड़ा? और फिर उसी साल खेड़ा, गुजरात में जब फसल खराब होने के बाद भी सरकार टैक्स वसूल रही थी, तो उन्होंने किसानों के साथ पहला असहयोग आंदोलन किया। वाह। तो उन्होंने किसानों के बीच, शहर के मजदूरों के बीच और प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के बीच 3 अलग अलग समूहों पर अपने तरीकों को सफलतापूर्वक आजमाया। ये उनकी दूरदर्शिता दिखाता है। बिल्कुल। और इन तीनों की सफलता ने पूरे देश को दिखा दिया कि सत्याग्रह एक शक्तिशाली हथियार है और गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो परिणाम दे सकते हैं। उन्होंने खुद को एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर लिया। हाँ। इन सफलताओं के बाद माहौल सकारात्मक था, लेकिन फिर अंग्रेज सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जिसने पूरे देश में गुस्से की आग लगा दी। रॉलेट एक्ट 1919। इसे काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि ये कानून भारतीय नागरिकों के बुनियादी अधिकारों पर सीधा हमला था।
इस कानून के तहत सरकार को किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर, बिना मुकदमा चलाए, हाँ, बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक के लिए जेल में डालने का अधिकार मिल गया। 2 साल तक बिना मुकदमे के? जी, और इसने बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस के अधिकार को भी खत्म कर दिया। ये एक लैटिन शब्द है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। क्या? इसका मतलब है कि सरकार किसी को भी मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसे 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश करना होता है। हाँ। इस कानून ने वो अधिकार छीन लिया। आसान शब्दों में ये न वकील, न अपील, न दलील वाला कानून था। ये तो सरासर तानाशाही थी। इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। ये पहली अखिल भारतीय जन हड़ताल थी। अच्छा। मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जैसे बड़े नेताओं ने इसके विरोध में लेजिस्लेटिव काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। पूरा देश सड़कों पर था। और इसी विरोध की आग ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जमीन तैयार की। हाँ, दोनों घटनाएं सीधे तौर पर जुड़ी हैं। अमृतसर में रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 2 लोकप्रिय स्थानीय नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, हाँ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हजारों लोग जलियांवाला बाग में शांतिपूर्वक सभा करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और उनमें से बहुतों को ये पता भी नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। बिल्कुल, कई लोग तो बैसाखी का मेला देखने आसपास के गांव से आए थे। तभी जनरल डायर अपनी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग से निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गई। ये सुनने में भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं थी, ये ब्रिटिश राज के भरोसे पर एक आखिरी कील की तरह थी। आपने सही कहा। इस नरसंहार के बाद भारतीयों के लिए ये यकीन करना नामुमकिन हो गया कि ब्रिटिश सरकार न्यायप्रिय हो सकती है। सहयोग आंदोलन शुरू करने का समय आ गया है। इसी दौर में एक और बड़ा आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। मुझे तो हमेशा लगता था कि ये भारत का अपना मुद्दा था, लेकिन इसकी जड़ें तो तुर्की में थीं। ये कनेक्शन थोड़ा समझाइए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। सीधे तौर पर इसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। हुआ ये कि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की हार गया था और अंग्रेज उसके साम्राज्य को खत्म कर रहे थे। अच्छा। और तुर्की के सुल्तान को दुनिया भर के मुसलमान अपना खलीफा यानी आध्यात्मिक गुरु मानते थे। ओके। तो भारतीय मुसलमानों को डर था कि अंग्रेज खलीफा का पद भी समाप्त कर देंगे। इसी के विरोध में अली बंधुओं शौकत अली को मोहम्मद अली ने भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू किया। तो फिर ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा कैसे बना? ये तो एक धार्मिक मुद्दा था। यहीं पे गांधी जी की राजनीतिक सूझबूझ काम आई। उन्होंने इसे हिंदू मुस्लिम एकता को साधने का एक सुनहरा अवसर माना। उन्होंने सोचा कि अगर कांग्रेस इस मुश्किल समय में भारतीय मुसलमानों का साथ देगी तो मुसलमान भी दिल खोलकर आजादी की लड़ाई में शामिल होंगे। अच्छा, तो ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस था। हाँ, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का पूरा समर्थन किया और उन्हें अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष भी चुना गया। वाह, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो हम अक्सर भगत सिंह के साथ जोड़ते हैं, वो असल में इसी खिलाफत आंदोलन के दौरान हसरत मोहानी ने दिया था। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। जी, कई ऐतिहासिक घटनाएं और नारे एक दूसरे से ऐसे ही जुड़े होते हैं। तो अब मंच तैयार था। रॉलेट एक्ट का गुस्सा, जलियांवाला बाग का दर्द और खिलाफत आंदोलन से मिली हिंदू मुस्लिम एकता, इन सब ने मिलकर असहयोग आंदोलन की नींव रखी। बिल्कुल। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू हो गया, लेकिन दुर्भाग्य से उसी दिन लोकमान्य तिलक का निधन हो गया, जो देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी। कांग्रेस के अंदर क्या सब लोग इस आंदोलन के लिए तैयार थे? शुरू में नहीं। सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए विशेष सत्र में सीआर दास जैसे कुछ बड़े नेता विधान परिषदों के बहिष्कार के खिलाफ थे। उनका क्या तर्क था? उनका तर्क था कि हमें सिस्टम के अंदर घुसकर लड़ना चाहिए, बाहर रहकर नहीं। लेकिन दिसंबर 1920 तक नागपुर सत्र में गांधी जी सबको मनाने में कामयाब रहे। अच्छा। यहाँ कांग्रेस ने अपना लक्ष्य भी बदला। अब लक्ष्य था शांतिपूर्ण और वैध तरीकों से स्वराज की प्राप्ति। तो इस आंदोलन में लोगों को करना क्या था? असहयोग का मतलब क्या था? इसके 3 मुख्य हिस्से थे। पहला था बहिष्कार। सरकारी नौकरियां, स्कूल, कॉलेज, अदालतें, उपाधियां, विदेशी कपड़े, हर उस चीज का बहिष्कार करना जो ब्रिटिश राज का प्रतीक थी। यानी वकीलों ने वकालत छोड़ी, छात्रों ने स्कूल छोड़े। हाँ। दूसरा था स्वदेशी, यानी विदेशी सामानों की जगह अपने देश में बनी चीजों, खासकर खादी को अपनाना। और तीसरा था निर्माण, राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोलना, आपसी विवादों को सुलझाने के लिए पंचायतें बनाना।
और इस आंदोलन को चलाने के लिए पैसा कहाँ से आया? इसके लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया और आप यकीन नहीं करेंगे, लोगों ने चंदा देकर उसमें 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जमा कर दिए। 1 करोड़ रुपए उस जमाने में? जी, ये दिखाता है कि ये आंदोलन सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था। इसकी आग असम के चाय बागानों से लेकर यूपी के गांव और केरल के मालाबार तट तक फैल गई थी। लेकिन गांधी जी के अहिंसक आंदोलन के समानांतर एक और धारा भी बह रही थी, क्रांतिकारियों की, जो मानते थे कि आजादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। हाँ, और असहयोग आंदोलन के अचानक रुक जाने से जो निराशा फैली, उसने इस क्रांतिकारी धारा को और बल दिया। 1924 में रामप्रसाद बिस्मिल और सचिंद्र सान्याल जैसे क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA बनाई। और इन्होंने ही काकोरी कांड को अंजाम दिया था, है ना? जी, 1925 में लखनऊ के पास काकोरी में इन्होंने सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन को लूट लिया। इसका मकसद सिर्फ पैसा नहीं था। नहीं, मकसद था ब्रिटिश सरकार के इकबाल को चुनौती देना। इसके बाद अशफाकुल्ला खान, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह जैसे कई क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। लेकिन ये धारा रुकी नहीं, बाद में इसी संगठन ने एक नया रूप लिया। बिल्कुल, 1928 में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और भगवती चरण वोहरा जैसे युवा क्रांतिकारियों ने इसे फिर से संगठित किया और एक नया नाम दिया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HSRA। यहाँ सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ना बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये एक वैचारिक छलांग थी। अब ये सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं थी। भगत सिंह और उनके साथी सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे। वे एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहाँ किसानों और मजदूरों का राज हो, जहाँ कोई किसी का शोषण न करे। एकदम सही। उनका लक्ष्य सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक आजादी भी था। और इन्होंने 2 बड़ी कार्रवाइयां की जिन्होंने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला कर रख दिया। पहली थी लाला लाजपत राय की मौत का बदला। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुए लाठी चार्ज में लालाजी गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इसका बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने लाहौर में पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। और दूसरी घटना थी सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, जिसका मकसद किसी को मारना नहीं था। नहीं, मकसद था, जैसा उन्होंने कहा, बहरों को सुनाना। आपने साइमन कमीशन का जिक्र किया। साइमन गो बैक के नारे तो बहुत प्रसिद्ध है। इसका इतना विरोध क्यों हुआ था? इसका कारण बहुत सीधा था, आत्मसम्मान। 1919 के एक्ट की समीक्षा के लिए बनाए गए इस कमीशन में 7 सदस्य थे और 7 के 7 अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं। ये तो सीधा सीधा अपमान था। मतलब हमारे देश का भविष्य क्या होगा ये 7 अंग्रेज तय करेंगे और हमसे कोई राय भी नहीं ली जाएगी। बिल्कुल, ये हर भारतीय को अपमानजनक लगा, इसलिए कांग्रेस, मुस्लिम लीग सबने मिलकर इसका बहिष्कार किया। और इसकी सिफारिशें भी अजीब थीं। हाँ, एक तरफ कहा कि प्रांतों में दोहरा शासन खत्म करो, लेकिन दूसरी तरफ कहा कि गवर्नर जनरल की सारी शक्तियां बनी रहेंगी और सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल भी जारी रहेंगे। ये विरोधाभासों का पुलिंदा था। तो आज हमने 1916 से लेकर करीब 1929 तक का एक तूफानी सफर तय किया। चलिए एक बार जल्दी से मुख्य पड़ावों को याद कर लेते हैं। जरूर। शुरुआत हुई 1916 में होम रूल लीग से, फिर 1917-18 में गांधी जी के 3 शुरुआती प्रयोग, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। 1919 का साल तो घटनाओं से भरा था। दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग का भयानक नरसंहार और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। जिसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन का आगाज हुआ। इसी के समानांतर 1924-25 में HRA का गठन और काकोरी कांड हुआ। सॉन्डर्स की हत्या और असेंबली में बम कांड। ये इस दौर की घटनाओं का एक बहुत अच्छा सारांश है जो हमें अगले अध्याय सविनय अवज्ञा आंदोलन और गोलमेज सम्मेलनों की ओर ले जाता है। आज की चर्चा को समाप्त करते हुए एक सवाल सोचना तो बनता है। हाँ, और वो सवाल ये है, हमने देखा कि इस दौर में आजादी पाने के कई रास्ते आजमाए गए। गांधी जी का अहिंसक असहयोग और क्रांतिकारियों का सशस्त्र संघर्ष। असहयोग आंदोलन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका और उसे वापस ले लिया गया, जबकि क्रांतिकारी आंदोलन ने कई अनमोल जानें कुर्बान की। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सभी सफलताओं, विफलताओं और बलिदानों से मिले अनुभव ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अगले और शायद सबसे बड़े चरण यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की रणनीति को किस तरह आकार दिया होगा। इन सीख ने भविष्य के संघर्ष की जमीन कैसे तैयार की। नमस्कार, आज हम भारत की आजादी की लड़ाई के एक ऐसे दौर में चलेंगे जहां हर साल कहानी एक नया मोड़ ले रही थी।
हम बात करेंगे 1928 से 1942 के। ये वो 14 साल थे जब भारत की मांग डोमिनियन स्टेटस से बदलकर करो या मरो के नारे तक पहुंच गई। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। और ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये एक शतरंज की बिसात जैसी है, जहां हर चाल के बाद खेल बदल रहा था। इसे समझने के लिए हम 3 बड़े हिस्सों में बात करेंगे। पहला, 1928, जब बातचीत की एक कोशिश हुई जिसे हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा, जब वो कोशिश नाकाम हुई और 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। और तीसरा, 1940 के बाद का दौर, जब दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा और भारत ने आजादी के लिए अपनी आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई शुरू की। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत एक चुनौती से होती है ना? अंग्रेजों ने एक दांव चला और भारतीय नेताओं ने उसे उठाया। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बकिनहेड। उन्होंने भारतीय नेताओं को एक तरह से ताना मारते हुए कहा, आप लोग हमेशा हमारी आलोचना करते हैं, अगर काबिलियत है तो एक ऐसा संविधान बना के दिखाइए जो सबको मंजूर हो। उन्हें लगता था कि भारतीय आपस में ही लड़ पड़ेंगे। हाँ, उन्हें पूरा यकीन था कि ये लोग धर्म और जाति के मुद्दों पर कभी एकमत नहीं हो पाएंगे। और इसी चुनौती का जवाब थी नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी। इसमें तो उस दौर के बड़े बड़े दिग्गज शामिल थे। जी, इसमें तेज बहादुर सप्रू जैसे कानून के माहिर थे, तो सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता भी। कोशिश यही थी कि एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जाए जो अंग्रेजों को दिखाया जा सके। तो इस रिपोर्ट में था क्या? मतलब क्या थी मुख्य बातें? देखिए, इसमें 4 बहुत बड़ी बातें थीं। पहली, भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग। अच्छा, मतलब पूरी आजादी नहीं? हाँ, पूरी नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर रहकर अपना शासन चलाने का हक, जैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ था। ठीक है। और दूसरी बात, अल्पसंख्यकों के लिए जो अलग से चुनाव की व्यवस्था थी उसे खत्म कर संयुक्त निर्वाचक मंडल का प्रस्ताव था। हालांकि उनके लिए सीटें आरक्षित रखने की बात कही गई थी। और तीसरी बात तो कमाल की थी, 19 मौलिक अधिकारों की गारंटी। सोचिए, 1928 में ही ये लोग महिलाओं के लिए समान अधिकार और यूनियन बनाने की आजादी जैसी बातें कर रहे थे। बिल्कुल, ये वो विचार थे जो 2 दशक बाद आजाद भारत के संविधान की आत्मा बने। मतलब भविष्य की नींव तभी रखी जा रही थी। और चौथी सिफारिश थी भाषा के आधार पर राज्यों का गठन। जी, ये सभी बातें उस समय के हिसाब से बहुत प्रगतिशील थीं। लेकिन यही कहानी में असली मोड़ आता है। वो कैसे? रिपोर्ट तो काफी अच्छी लग रही है। रिपोर्ट पर 2 तरफ से हमला हुआ। एक तरफ मुस्लिम लीग ने इसे खारिज कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग रखी कि केंद्रीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित हों, जिसे कमेटी ने नहीं माना, तो वो नाराज हो गए। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ थे कांग्रेस के ही युवा नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा, बहुत हो गया ये डोमिनियन स्टेटस, हमें आधा अधूरा कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आजादी। अच्छा, तो उन्होंने अपनी अलग ही लीग बना ली थी। हाँ, इसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम से अपना अलग गुट बना लिया। तो बेचारी नेहरू रिपोर्ट एक तरफ लीग और दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा नेताओं के बीच सैंडविच बनकर रह गई। तो मतलब बातचीत की मेज पर बात बनी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तरफ पुराने नेता, दूसरी तरफ युवा नेता और तीसरी तरफ मुस्लिम लीग, सब अपनी अपनी दिशा में जा रहे थे। एकदम। ऐसे में गांधी जी ने समझा कि अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की जमीन तैयार हुई। बिल्कुल। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद नजर आने लगे तो गांधी जी ने मोर्चा संभाला। असल में इसकी चिंगारी गांधी जी की 11 मांगों से भड़की। उन्होंने वाइसरॉय इरविन को एक लिस्ट दी और कहा, ये हमारी मांगे हैं, 31 जनवरी 1930 तक मान लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। और इन मांगों में कोई भारी भरकम संवैधानिक सुधार नहीं थे, है ना? नहीं, यही तो गांधी जी की खूबी थी। उन्होंने आम आदमी से जुड़ी मांगे रखी, जैसे नमक पर टैक्स खत्म करो, किसानों का लगान कम करो, राजनीतिक कैदियों को रिहा करो। हाँ, ये ऐसी मांगे थी जिनसे देश का हर गरीब, हर किसान जुड़ सकता था। लेकिन इरविन ने इन मांगों को कोई तवज्जो नहीं थी। और यहीं गांधी जी को आंदोलन शुरू करने का कारण मिल गया। बिल्कुल। जब उनकी मांगे नजरअंदाज कर दी गईं, तो गांधी जी ने कहा, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। और इसके बाद उन्होंने इतिहास के सबसे प्रसिद्ध मार्च, दांडी मार्च का ऐलान कर दिया। दांडी मार्च ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी,
ये तो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों पर एक प्रतीकात्मक हमला था। अविश्वसनीय रणनीति थी। नमक कितनी छोटी सी लेकिन कितनी जरूरी चीज, और गांधी जी ने उसी को हथियार बना लिया। वाह। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 साथियों के साथ साबरमती आश्रम से निकले। मंजिल थी 241 मील दूर दांडी। 24 दिन तक वो चलते रहे और रास्ते में जो भी गांव आता हजारों लोग उनके साथ जुड़ते जाते। पूरी दुनिया की नजरें इस पर थीं कि ये बूढ़ा आदमी क्या करने जा रहा है। और फिर 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे। हाँ, 6 अप्रैल की सुबह गांधी जी समुद्र के किनारे गए और बस एक मुट्ठी नमक उठाकर ब्रिटिश कानून को तोड़ दिया। वो एक मुट्ठी नमक नहीं था, वो ब्रिटिश साम्राज्य के अहंकार पर एक चोट थी। ये एक इशारा था। और ये इशारा इतना पावरफुल था कि आग सिर्फ दांडी तक नहीं रुकी, पूरे देश में फैल गई। जी हाँ, यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत थी। तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी ने वैसी ही एक नमक यात्रा निकाली। मालाबार में के कैल्पन ने मोर्चा संभाला और पेशावर में तो कमाल ही हो गया। वहां खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें हम सीमांत गांधी भी कहते हैं, खुदाई खिदमतगार। हाँ, उनके खुदाई खिदमतगार संगठन ने आंदोलन को इतना मजबूत कर दिया कि अंग्रेजों के हाथ पांव फूल गए। उनके साथी लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए उन्हें रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। और इस आंदोलन में महिलाओं और युवाओं की भूमिका तो हैरान करने वाली है। रानी गाइदिन्ल्यू सिर्फ 13 साल की, ये तो सोचने में भी अचरज होता है। ये वाकई में इस आंदोलन का एक बहुत ही प्रेरणादायक पहलू है। मणिपुर और नागालैंड में रानी गाइदिन्ल्यू ने अंग्रेजों के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया। उन्हें बहुत कम उम्र में गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा दी गई। आजादी के बाद नेहरू जी ने ही उन्हें रानी की उपाधि दी थी। और धरसना में सरोजनी नायडू। हाँ, धरसना में जब नमक के कारखानों पर धावा बोला गया तो उसका नेतृत्व सरोजनी नायडू कर रही थी। और कमला देवी चट्टोपाध्याय जैसी महिलाओं ने तो गांधी जी को इस बात के लिए मनाया कि महिलाओं को सिर्फ घर तक सीमित ना रखा जाए। और बच्चों को जोड़ने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था। वानर सेना और मंजरी सेना। हाँ, बच्चों को भी शामिल करने के लिए बड़े मजेदार तरीके अपनाए गए। लड़कों की वानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना। वाह, वानर सेना नाम में ही एक शरारत है, लेकिन काम कितना गंभीर था। ये बच्चे जासूसी करते थे, संदेश पहुंचाते थे, तिरंगे बांटते हैं। अंग्रेजों को पता भी नहीं चलता होगा कि ये छोटे छोटे बच्चे उनके राज की जड़ें हिला रहे हैं। बिल्कुल। और ये याद रखना भी जरूरी है कि जब एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त एक क्रांतिकारी धारा भी बह रही थी। अप्रैल 1930 में बंगाल में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर एक दुस्साहसिक छापा मारा गया। इसमें महिला क्रांतिकारियों ने भी हिस्सा लिया था ना? अब प्रीतिलता वाडेदार और कल्पना दत्त जैसी साहसी महिला क्रांतिकारियों ने भी। इतना बड़ा और देशव्यापी आंदोलन देखकर तो अंग्रेजों की सरकार हिल रही होगी। उन्हें समझ आ गया होगा कि अब डंडे से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल, सरकार को एहसास हो गया था कि इस आंदोलन को सिर्फ ताकत से कुचला नहीं जा सकता। इसलिए वायसराय इरविन ने गांधी जी को बातचीत के लिए बुलाया। 5 मार्च 1931 को दोनों के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस समझौते में क्या तय हुआ? इरविन किस बात पर माने और किस पर नहीं? इरविन 2 बातों पर राजी हुए। एक, हिंसा के आरोपी कैदियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। 2, भारतीयों को अपने इस्तेमाल के लिए नमक बनाने का हक होगा। लेकिन जो जरूरी मांगे थी? हाँ, उन्होंने 2 बहुत जरूरी मांगे ठुकरा दी। पुलिस की ज्यादतियों की जांच कराने से मना कर दिया। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी? हाँ, उनकी फांसी की सजा को बदलने से भी साफ इनकार कर दिया। इस पर तो बहुत नाराजगी हुई होगी, खासकर नौजवानों में। बहुत ज्यादा। जब इस समझौते के कुछ ही दिनों बाद कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। लेकिन फिर भी वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुए इस अधिवेशन में पैक्ट का समर्थन किया गया और यही तय हुआ कि गांधी जी कांग्रेस की तरफ से लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। तो लंदन में हुए इन सम्मेलनों से क्या कुछ हासिल हुआ? पहला तो वैसे भी कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था। नतीजा 0 रहा। पहले में तो कांग्रेस गई ही नहीं, दूसरे में गांधी जी बड़े तामझाम के साथ गए, लेकिन वहां अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर बात ऐसी फंसी कि कोई नतीजा ही नहीं निकला। गांधी जी खाली हाथ भारत लौट आए। और फिर जब वो वापस आए तो देखा कि सरकार ने फिर से दमन का रास्ता अपना लिया है, तो कांग्रेस ने तीसरे सम्मेलन का भी बहिष्कार कर दिया और जनवरी 1932 में आंदोलन फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस बार आंदोलन पहले जैसा सफल नहीं हो पाया है ना? नहीं, सरकार इस बार पूरी तरह तैयार थी। आते ही गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। लोगों का जोश भी धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा और आखिरकार अप्रैल 1934 में
आंदोलन पूरी तरह वापस ले लिया गया। तो लंदन में जो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मुद्दा था वो अब भारत में एक बड़े तूफान की शक्ल लेने वाला था। बिल्कुल। जब लंदन में बात नहीं बनी तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडॉमल्ड ने अगस्त 1932 में अपना फैसला सुना दिया, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया। इसमें मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों के लिए तो अलग चुनावी व्यवस्था थी ही, पहली बार दलित वर्गों के लिए भी अलग निर्वाचक मंडल का ऐलान कर दिया गया। अच्छा, मतलब सेक्रेट इलेक्टोरेट्स। बिल्कुल। गांधी जी ने तो इसका पुरजोर विरोध किया होगा। बिल्कुल। गांधी जी उस समय पुणे की यरवदा जेल में बंद थे। उन्होंने इसे हिंदू समाज को तोड़ने की अंग्रेजों की सबसे खतरनाक चाल माना। उसके विरोध में उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन, ये तो गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार था। हाँ। मतलब मामला बहुत गंभीर हो गया था। बहुत ज्यादा। पूरे देश पर दबाव बन गया। तब जाके दलितों का प्रतिनिधित्व कर रहे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। इसमें क्या तय हुआ? इसमें तय हुआ कि दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल नहीं होगा, लेकिन प्रांतीय विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी जाएगी। तो एक बड़ा संकट टल गया। हाँ, एक बड़ा संकट टल गया। तो एक तरफ आंदोलन जमीन पर दम तोड़ रहा था, दूसरी तरफ बातचीत भी नाकाम हो चुकी थी, और इसी बीच दुनिया एक और बड़ी आफत की तरफ बढ़ रही थी, दूसरा विश्व युद्ध। बिल्कुल। और इस युद्ध ने भारत की आजादी की लड़ाई के सारे समीकरण बदल के रख दिए। 1940 का साल दो बड़ी घटनाओं का गवाह बना। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर में एक प्रस्ताव पास किया, जिसे बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव कहा गया। इसमें दो राष्ट्र सिद्धांत की बात थी। हाँ, इसमें दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर मुसलमानों के लिए एक अलग देश की मांग की गई। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था। और दूसरी बड़ी घटना थी ऑगस्ट ऑफर। जी, विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए वाइसराय लिनलिथगो ने एक प्रस्ताव दिया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। इस पर तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया एकदम अलग अलग रही होंगी। जमीन आसमान का फर्क था। कांग्रेस ने इसे फौरन खारिज कर दिया। उनका कहना था कि अब डोमिनियन स्टेटस का वक्त जा चुका है, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। वहीं मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया, क्योंकि इसमें उन्हें एक तरह का वीटो पावर मिल गया था कि उनकी मर्जी के बिना कोई संविधान नहीं बनेगा। हाँ, यहाँ से दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग होने लगे। और फिर 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। उस समय तो युद्ध में ब्रिटेन की हालत भी पतली थी। बहुत पतली थी। जापान बर्मा तक पहुंच चुका था और भारत पर हमले का खतरा मंडरा रहा था। अमेरिका और चीन जैसे देश ब्रिटेन पर दबाव बना रहे थे कि भारत का समर्थन हासिल करो। इसी दबाव में स्टाफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा गया, लेकिन वो भी वही पुराना राग अलाप रहे थे। युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस और संविधान सभा। और इस बार भी नतीजा वही, ढाक के 3 पात। हाँ, मिशन बुरी तरह फेल हो गया। कांग्रेस को डोमिनियन स्टेटस मंजूर नहीं था और मुस्लिम लीग को इसमें पाकिस्तान का साफ साफ वादा नहीं दिखा। और इसी पर तो गांधी जी की वो मशहूर टिप्पणी थी कि ये एक डूबते हुए बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक है। एकदम सही। एक ही वाक्य में उन्होंने पूरे मिशन की हकीकत बयां कर दी थी। तो अब सारे रास्ते बंद हो चुके थे। बातचीत फेल, प्रस्ताव खारिज, अब तो बस आर पार की लड़ाई का ही विकल्प बचा था। अब अंग्रेजों से कुछ भी मांगने का कोई फायदा नहीं। 8 अगस्त 1942 बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया और गांधी जी ने देश को अपना सबसे शक्तिशाली मंत्र दिया, करो या मरो। करो या मरो, इसका मतलब क्या था? क्या उन्होंने हिंसा का आह्वान किया था? नहीं, उन्होंने साफ कहा था कि इसका मतलब है या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे, लेकिन अब गुलामी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे। ये अंग्रेजों के लिए आखिरी चेतावनी थी। ये आंदोलन पिछले आंदोलनों से अलग कैसे था? ये कई मायनों में अलग था। सरकार ने 9 अगस्त की सुबह ही गांधी जी समेत कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें लगा कि नेता जेल में होंगे तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। ये एक नेतृत्वहीन आंदोलन बन गया, जिसमें जनता खुद नेता बन गई। और इसमें भूमिगत गतिविधियां भी बहुत हुई, जैसे उषा शर्मा का गुप्त रेडियो स्टेशन। हाँ, उषा शर्मा और उनके साथी बॉम्बे से एक सीक्रेट रेडियो चलाते थे, जिससे आंदोलनकारियों तक खबरें और निर्देश पहुंचाए जाते थे। और सबसे बड़ी बात, देश के कई हिस्सों जैसे बंगाल के तामलोक, उत्तर प्रदेश के बलिया और महाराष्ट्र के सतारा में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी समानांतर सरकारें बना ली। इसका अंत तो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ था। हाँ, अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बेरहमी से कुचल दिया। करीब 10,000 लोग मारे गए। ऊपरी तौर पर आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसने एक बात शीशे की तरह साफ कर दी कि अब ब्रिटिश राज भारत पर अपनी मर्जी से शासन नहीं कर सकता।
इसने अंग्रेजों की नैतिक सत्ता को पूरी तरह खत्म कर दिया। बिल्कुल, ये आजादी की तरफ आखिरी और निर्णायक छलांग थी। तो हमने 1928 की नेहरू रिपोर्ट, जहां डोमिनियन स्टेटस की मांग थी, से लेके 1942 के करो या मरो तक का एक लंबा और उतार चढ़ाव भरा सफर देखा। अगर हम इस पूरे दौर को देखें तो ये कोई सीधी सड़क नहीं थी। ये विरोध, समझौते, धोखे, असफलता और अनगिनत बलिदानों से भरा एक घुमावदार रास्ता था। हर घटना ने अगली घटना के लिए जमीन तैयार की। 1928 की नाकाम कोशिश ने 1930 के आंदोलन को जन्म दिया और 1930 के आंदोलन की अधूरी सफलता ने 1942 की निर्णायक लड़ाई की नींव रखी। जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार जिस पर वो इस चर्चा के बाद सोच सकें। इन सभी घटनाओं में एक दिलचस्प तनाव लगातार दिखाई देता है। एक तरफ बातचीत, संवैधानिक सुधार और समझौते का रास्ता है, जैसे नेहरू रिपोर्ट या गोलमेज सम्मेलन, और दूसरी तरफ जन आंदोलन और संघर्ष का रास्ता है, जैसे नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन। और इन दोनों के साथ साथ एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन के अंदर ही अलग अलग विचारधाराओं और समुदायों के बीच मतभेद भी गहरे हो रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि क्या एकता और विभाजन की ये दोनों ताकतें हमेशा एक साथ काम कर रही थीं? क्या ये वही ताकतें थीं जो अंत में हमें स्वतंत्रता और विभाजन दोनों की ओर एक साथ ले गईं? 1947 में जो हुआ, उसके बीज इस दौर की हर घटना में छिपे हुए हैं। तो आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में उतर रहे हैं। हमारे पास जो